नमाज के लिए अलग कमरा होना चाहिए। नीचे उतर करके तुम जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। तुम्हें नमाज वहीं पर पढ़नी है। जब गुटखा खाने के लिए एक एक घंटा गायब हो जाओगे, गुटखा खाने के बहाने निकल जाओगे सदन से, वॉशरूम जाने के बहाने निकल जाओगे सदन से, दुनिया जहान के बहाने तुमसे करा लिए तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हें नीचे जाकर के नमाज पढ़ना गवारा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो। तुम नमाज के नाम पे झगड़ा करना चाहते हो, तुम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हो, एक शोषा छोड़ना चाहते हो। मुसलमानों का नुकसान जितना समाजवादी पार्टी के नेता सुन लें, अखिलेश यादव सुन लें, आजम खान सुन लें, जितना मुसलमानों का नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने किया है, मैं बता दूं, मैं स्पष्ट दोनों पार्टियों के बारे में बता रहा हूं, जितना मुसलमानों का नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है, उतना मुसलमानों का नुकसान आतंकवादियों ने भी नहीं किया है। आतंकवादियों ने तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया, तुमने मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंका है। मुस्लिम नेता जो तुम्हारी पार्टी के, सोलंकी साहब का भी आप सवाल पूछ रही थी, सोलंकी साहब की मैं दावे से कह सकता हूं, सोलंकी साहब की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुस्लिमों के हित में अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर के बात कर लें। क्यों? क्योंकि वो वहां गुलाम की हैसियत से है, नेता की हैसियत से नहीं है। जनता ने तो, बेचारे मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नेता चुन के भेजा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो जिसे अपना नेता चुन रहे हैं वो अखिलेश यादव के गुलाम है, समाजवादी पार्टी के गुलाम है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मुसलमानों को भड़काने की, बरगलाने की कोशिश ना करें। मुसलमानों के विकास के बारे में सोचा होता तो आज इतने बुरे दिन ना आते, लेकिन कभी तुमने मुसलमानों के हित की बात नहीं करी। मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों के हित की बात प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कर रही है, और मुसलमान तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक हैं इरफान सोलंकी, और उनका कहना है उत्तर प्रदेश विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा होना चाहिए, क्योंकि नमाज का जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। इस पर इसका मतलब ये है कि इरफान अहमद सोलंकी साहब जो है वो बराबर विधानसभा नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये बात पता होनी चाहिए है कि विधानसभा में गेट नंबर 5 के सामने मंदिर है और गेट नंबर 7 के सामने मस्जिद है। नमाज़ पढ़नी है तो आप मस्जिद जाइए, नमाज़ पढ़िए। क्यों इस तरह की बातें कह करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हो? क्यों इस तरह की बातें करके राजनीति में धर्म को घुसेड़ने की कोशिश करते हो? क्यों इस तरह की बातें करके अपने आप को और हमारी कौम को बदनाम करते हो? नमाज के लिए अलग कमरा होना चाहिए। नीचे उतर करके तुम जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। तुम्हें नमाज वहीं पर पढ़नी है। जब गुटखा खाने के लिए एक एक घंटा गायब हो जाओगे, गुटखा खाने के बहाने निकल जाओगे सदन से, वॉशरूम जाने के बहाने निकल जाओगे सदन से, दुनिया जहान के बहाने तुमसे करा लिए तुम चले जाओगे, लेकिन तुम्हें नीचे जाकर के नमाज पढ़ना गवारा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो। तुम नमाज के नाम पे झगड़ा करना चाहते हो, तुम एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हो, एक शोषा छोड़ना चाहते हो। कोई बयान हो रहा हो, सत्ता की तरफ से कोई बयान हो रहा हो, भाग जाओगे, एक एक घंटा गायब रहोगे, जाके पड़ोसियों के घरों में सो जाते हैं। विधानसभा के आसपास किसी जानने वाले का घर है तो जाके वहां सो जाते हैं। उसके लिए टाइम है। नीचे उतर के जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़नी कहाँ है? नमाज पे तो राजनीति करनी है, मजहब पे तो राजनीति करनी है। अरे नमाज के लिए जो है अलग कमरा नहीं मांगेंगे तो कैसे ध्रुवीकरण होगा? वो बात अलग है कि आप उसी वीडियो में ये नहीं बताएंगे कि विधानसभा के गेट नंबर 7 के एकदम सामने मस्जिद बनी हुई है। राजभवन, आपने देखा होगा, राजभवन और विधानसभा के बीच में मस्जिद है और गेट नंबर 5 के सामने मंदिर है। ये क्यों नहीं बताते? गुटखा खाने के लिए एक एक घंटे गायब हो जाएंगे, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा चाहिए। अजीब शोषे हैं भाई, बेवजह की कंट्रोवर्सी, धर्म के नाम पर, नमाज के नाम पर। शर्म करो यार, थोड़ा कुछ विकास की बात की होती, कुछ मुसलमानों के सशक्तिकरण की बात की होती, कुछ उनकी तरक्की की बात की होती, उनकी एजुकेशन की बात की होती, हेल्थ व्यवस्था की बात की होती तो मानते। नहीं, मंदिर, मस्जिद, नमाज, रोजा, यही सब चलेगा। 70 साल हो गए आजाद होकर के देश को। कितना काम किया मुसलमानों के लिए ये बताओ। मुसलमान नहीं पूछ रहा है तुमसे कि तुम नमाज सदन में पढ़ोगे कि मस्जिद में पढ़ोगे कि अपने घर में पढ़ोगे। तो हमें यह बताओ तुमने काम क्या किया है मुसलमानों के विकास के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए काम क्या किया है? कितने मदरसों के आधुनिकीकरण समाजवादी पार्टी सरकार ने किए थे? कितने कुरैशी समाज के लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने रिन्यू कराए थे? बताएं, किसी का नहीं कराया। आज मुसलमान जो परेशान है वो इनकी वजह से परेशान है। आजम खान के खान चाचा आजम खान की तरह वजह से परेशान है। ऐसे नेताओं की वजह से परेशान है जो इशारों पे काम करते हैं,
जो अखिलेश यादव ने इशारा दे दिया वो काम करेंगे। कोई कुछ बोल दे तो बहुत बुरा लगेगा। ऐसा काम ही क्यों करोगे जो बुरा लगे? भाई काम करो, अच्छा करो, विकास का काम करते। विकास की तो तुमको जनता ना नकारती, लेकिन तुमने काम नहीं किया ना। और अब जनता पहचान गई काम करने वाला कौन है, बातें करने वाला कौन है। तुमने सिर्फ बातें की थी, काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया। जैसा कि आपने कहा कि धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, आपको क्या लगता है कि जितनी तरीके से बयान या फिर मस्जिद के लिए बात की जा रही है, इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा चुनावों पर? मुसलमान सोचेगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी वाले नेता जो हैं वो हमारे लिए सोच रहे हैं, काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता जो है ना, जो काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो दिन में 5 दफ़ा मस्जिद के मौलवी साहब मुसलमानों को बताते हैं। तो मुसलमानों को सरकार चुननी है, मुसलमानों को नेता चुनना है, मौलवी साहब नहीं चुनना। तो धर्म ना सिखाओ मुसलमानों को, ना तो धर्म के नाम पर वोट मांगो, क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट मांगा है। तुमने मुसलमानों को सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट मांगा। तुमने कहा कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारी धार्मिक आज़ादी खत्म हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारे धर्म को खत्म कर देगी, बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगी। तुमने इसी तरह के झूठ बोल बोल के मुसलमानों को बहका करके उनका वोट लिया, उनका कभी कोई काम नहीं किया। जबकि मुसलमानों का नुकसान जितना समाजवादी पार्टी के नेता सुन लें, अखिलेश यादव सुन लें, आजम खान सुन लें, जितना मुसलमानों का नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है और कांग्रेस ने किया है, मैं बता दूं, मैं स्पष्ट दोनों पार्टियों के बारे में बता रहा हूं, जितना मुसलमानों का नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है, उतना मुसलमानों का नुकसान आतंकवादियों ने भी नहीं किया है। आतंकवादियों ने तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम किया, तुमने मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंका है। मुस्लिम नेता जो तुम्हारी पार्टी के, सोलंकी साहब का भी आप सवाल पूछ रही थी, सोलंकी साहब की मैं दावे से कह सकता हूं, सोलंकी साहब की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुस्लिमों के हित में अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर के बात कर लें। क्यों? क्योंकि वो वहां गुलाम की हैसियत से है, नेता की हैसियत से नहीं है। जनता ने तो, बेचारे मुसलमानों ने तो उन्हें अपना नेता चुन के भेजा था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो जिसे अपना नेता चुन रहे हैं वो अखिलेश यादव के गुलाम है, समाजवादी पार्टी के गुलाम है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मुसलमानों को भड़काने की, बरगलाने की कोशिश ना करें। मुसलमानों के विकास के बारे में सोचा होता तो आज इतने बुरे दिन ना आते, लेकिन कभी तुमने मुसलमानों के हित की बात नहीं करी। मुसलमानों को पता है कि मुसलमानों के हित की बात प्रदेश की सरकार और देश की सरकार कर रही है, और मुसलमान तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आज मस्जिद की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर इरफान सोलंकी हों या फिर अखिलेश यादव हों, सर आपको याद होगा कुछ दिन पहले की ही बात है जब योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपने अब्बा जान से पूछिए। अब्बा जान नाम सुनकर अखिलेश यादव को इतना बुरा क्यों लगा था? अखिलेश यादव को मुल्ला मुलायम सुनना तो बड़ा अच्छा लगता था, मुल्ला मुलायम पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब्बा जान पे बड़ा बुरा लग गया। अरे अब्बा जान तो एक रिस्पेक्टफुल नाम है। बहुत सारे मुस्लिम बच्चे व बहुत सारे लोग अपने, बहुत सारे बल्कि यूं कहें कि अगर कोई मोहल्ले का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मुसलमान है, तो उसको हिंदू बच्चे भी, अगर उनको कोई मोहल्ले के बच्चे अब्बा जान कहते होंगे तो हिंदू बच्चे भी अब्बा जान कहते होंगे। हमारे ही मोहल्ले में जहां हम रहते हैं वहां रोड पर एक चचा रहते हैं, उनको पूरा मोहल्ला चचा कहता है, हिंदू भी चचा जान कहते हैं, मुसलमान भी चचा जान कहते हैं। इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुम ये दिखाना चाहते थे कि तुम ये दिखाना चाहते थे कि हम पर किसी जो है वो हिंदूवादी नेता ने टिप्पणी कर दी, बड़े बड़ा जुल्म हो गया हम पर। मुसलमान कहते अरे भाई साहब बड़ा जुल्म हो गया हमारे नेता के ऊपर, अब तो हम उसी को वोट देंगे। तुम्हारी चिढ़न पे वोट नहीं मिलेगा, तुम्हारी हताशा पे वोट नहीं मिलेगा। तुम्हारी हताशा सबको दिखाई दे रही है, सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी ऑलरेडी अपनी हार मान चुकी है। समाजवादी पार्टी जो है त्रस्त हो चुकी है, समाजवादी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। अब प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के छलावे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को जो तुमने 5 साल छला है, उसमें तुमने जो है वो अपना साम्राज्य ख़त्म कर लिया। तुमने अपने पिताजी की बनाई हुई मेहनत, अपने अब्बा जान की बनाई हुई मेहनत पर पानी फेर दिया। सैफई में अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी चली जाएगी तो उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा और साइकिल आ रही है, जनता वेट कर रही है कि कब हमारी सरकार आए। अखिलेश यादव जी स्पष्ट कहिए, जनता नहीं वेट कर रही है, मुख्तार अंसारी वेट कर रहे हैं, अतीक अहमद वेट कर रहे हैं, ऐसे बाहुबली नेता वेट कर रहे हैं, गुंडे वेट कर रहे हैं, बदमाश वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? इसलिए वेट कर रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ चले जाएंगे तो फिर से गुंडा राज आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी चले जाएंगे तो फिर से हम जो है वो जनता को दबा सकेंगे, फिर से हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर से हमारा आदमी कुर्सी पर आ जाएगा। वो
बाहुबली और जो जिनसे जनता पीड़ित थी, जिनसे जनता त्रस्त थी, वो इंतज़ार कर रहे हैं। जनता तो बहुत खुश है, जनता को ये सुशासन बहुत पसंद आ रहा है, जनता को योगी आदित्यनाथ जी का राज बहुत पसंद आ रहा है, जनता को राम राज बहुत पसंद आ रहा है। अब जनता जो है वो जान चुकी है, वो डरने वाली नहीं है गुंडों से और बदमाशों से। तो अपन जो बात कह रहे हो वो खुल के कहो, शर्माना कैसा? जब उनके भाई को पार्टी ज्वाइन कराते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? जब ओवैसी को, अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी ज्वाइन कराते शर्म नहीं आई? तो कहने में कैसी शर्म? कह दो कि यही सब वेट कर रहे हैं कि योगी जी जाएंगे और साइकिल आएगी और हम खुल के बाहर आएंगे। नहीं, ना योगी जी जाएंगे न बदमाश बाहर आएंगे। प्रदेश की जनता है, जान चुकी है, पहचान चुकी है। अब ये अपने हक को पहचानती है, अपने यूं कहें कि अपने इरादों में मजबूत है। प्रदेश की जनता जो है वो विकास के साथ है। अब वो किसी के छलावे में, धोखे में, बहकावे में नहीं आने वाली। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, अखिलेश यादव बार बार पे कहते हैं कि योगी सरकार से जनता परेशान है, हमने काम इतने ज़्यादा किए हैं और जो काम हो चुके हैं, जिनका शिलान्यास हो चुका है, उसका फिर से शिलान्यास करते हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे पहली बात यह कि सबसे बड़ा झूठ जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वाले हमेशा बोलते आते हैं कि उन्होंने विकास किया। उन्होंने क्या विकास किया मैं जानना चाहता हूँ। उनका भाई 5 करोड़ की गाड़ी से चलता है, ये विकास है? उनका 300 करोड़ का बंगला है, ये विकास है? उनके लंदन में जो है वो घूमने फिरने जाते हैं, वो सैर सपाटा करके आते हैं, ये विकास है? कुछ विकास किया होता तो प्रदेश की जनता तुम्हारा सूपड़ा साफ न करती, पूर्ण बहुमत की सरकार की ये स्थिति ना होती कि विपक्ष में बैठने काबिल ना होती। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं था। तुमने ये दिखाया कि अरे साहब मैंने एयरपोर्ट से लेकर के हजरतगंज तक मेट्रो चलवा दी, ये तुम्हारा विकास था? तुम ये बताओ कि लखनऊ से 10 किलोमीटर आगे पहुंचे गांव में सड़क बनवा पाए या नहीं बनवा पाए? तुम ये बताओ कि जो सरकारी स्कूल हैं गांवों में जिनकी छतें गिर रही थी, वहां मरम्मत करा पाए या नहीं करा पाए? क्यों? क्योंकि तुमने करना नहीं चाहा था। तुमने ये सोचा था कि जनता तो बेवकूफ़ है, ये जातियों में बढ़ जाएगी, ये वर्गों में बढ़ जाएगी, हिंद धर्मों में बढ़ जाएगी और हम राज करते रहेंगे। नहीं, जनता जागरूक हो गई, उसी दिन जागरूक हो गई थी जिस दिन उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ करके फेंका था। जैसे कि अभी आपने कहा कि जनता को वर्गों में, धर्मों में, जाति में बांटने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। इसी को लेकर जिस तरीके से एक के बाद एक कार्यवाही बड़े गुंडे, बाहुबली या फिर आजम खान हो, इनके ऊपर जो योगी सरकार की तरफ से की गई है, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी हो या फिर और विपक्ष हो, इनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि मुसलमान हैं इसीलिए कार्रवाई की जा रही है और आजम खान को लेकर भी यही टिप्पणी की जा चुकी है कई बार। आपको एक बात बताते हैं बहुत अच्छी। समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर 2017 के बीच में रही। वर्ष 2015 में मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच की मांग करी, जांच की मांग करी। किसी पे कार्रवाई करने की बात नहीं करी, जांच की मांग करी कि जांच कर दो, निष्पक्ष जांच हो। आजम खान ने जानती हैं क्या किया? उन पर लाठियां चलवाई। रोज़े का दिन था, रमज़ान का आखिरी जुमा था, नमाज के बाद लोग अपनी डिमांड लेकर के निकले थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठियां चलाई, लाठियां चलवाई, स्पेशल ऑर्डर दे करके लाठियां चलवाई। मैं आरोप लगा रहा हूं, यकीन से ये बात कह रहा हूं, एक आदमी मर तक गया, वो मुसलमान नहीं थे। आज जो आजम खान भुगत रहे हैं, ये अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। और उस समय भी कोई समाजवादी पार्टी का मुसलमान नेता आवाज उठाने नहीं खड़ा हुआ था कि तुम्हारी सरकार में, जिनकी तुम हितैषी सरकार बताते हो, जिसमें मुल्ला मुलायम सुनने पर तुम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हो, उस सरकार में मुस्लिम धर्मगुरुओं पर लाठीचार्ज हुआ था। मुस्लिम धर्मगुरुओं को लाठियों से मारा गया था, लिटा लिटा करके। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो मुसलमान नहीं थे, वो सब मुसलमान थे। तुम मुसलमानों उस वक्त ही तुमने ये बता दिया था कि तुम मुसलमानों के बज़ाहिर दोस्त हो, लेकिन अंदर से तुम उनके दुश्मन हो। तुम अगर किसी के दोस्त हो तो अपने परिवार के दोस्त हो, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया है, अपने परिवार का विकास किया है, अपने परिवार को आगे लाए हो। कभी जितने मुसलमान समाजवादी पार्टी के उस समय के नेता थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि आवाज़ उठा ले
और बीजेपी से जुड़े मुसलमानों की भी मैं आपको बता दूं, बीजेपी से जुड़े मुसलमान, जितने भी बीजेपी से जुड़े मुसलमान हैं, वो हमेशा अपने आवाम की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं और हल करवाते हैं। तुम्हारे यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में मुसलमान नेता हैं, तुम्हारे यहाँ मुसलमान गुलाम हैं। इरफान अहमद सोलंकी आज अगर मस्जिद की बात कर रहे हैं, कमरे की बात कर रहे हैं, नमाज की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आजम खान के द्वारा मुसलमानों को कोई प्रताड़ना दी गई, तो उसको लेकर क्यों सवाल जवाब नहीं किए इन्होंने? इसलिए नहीं किए क्योंकि हिम्मत नहीं थी, क्योंकि इजाजत नहीं थी, क्योंकि डर था दिलों में, इसलिए क्योंकि वो आजाद नहीं थे, वो गुलाम थे। उन्हें पता था एक तो हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, दूसरा जलील अलग कर दिया जाएगा। अगर तुम्हारे ही वर्ग के लोगों की, तुम्हारी ही कौम के लोगों की मांगे तुम्हारी सरकार में पूरी नहीं हुई, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, सबसे पहले वक्त की सीबीआई जांच को जो है रेकमेंड किया। अमित शाह जी ने सीबीआई की एफआईआर करवाई, जांच चल रही है, दोषी जेल भी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम करना नहीं चाहते थे। प्लस जो तुम्हारे मुस्लिम नेता, जो तथाकथित तुम्हारे मुस्लिम, जो तुमने मुस्लिम प्रतिनिधि कहते थे, उनमें हिम्मत भी नहीं थी कि वो तुमसे बात कर सकें इस बारे में। कभी गुलाम थे, आज़ाद थोड़ा ही ना थे। धन्यवाद सर।